हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और डायोड वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्किट सीरीज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है डायोड की हमने क्लिपर सर्किट जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब क्योंकि आपको क्लिपर सर्किट समझ में आ गया तो यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन में आपको ज़्यादा परेशानी आने वाली है नहीं। ठीक है, तो डायोड को जो है हम किसकी तरह यूज़ करते हैं? रेक्टिफिकेशन, यानी कि हमें अगर अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट करंट के अंदर, तो हम किसका यूज़ करते हैं? रेक्टिफिकेशन सर्किट का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं और जिस इक्विपमेंट से ये किया जाता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो नॉर्मली जो है आपके पास अगर इसका सिंबॉलिक डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वहाँ से आप एनर्जी लेंगे। सबसे पहले आपके पास जो सर्किट आता है वो आता है रेक्टिफिकेशन सर्किट, जिसमें किसका यूज़ करेंगे? हम डायोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आता है, अच्छा ट्रांसफार्मर भी लेते हैं यूज़ में। पहले ट्रांसफार्मर पे यूज़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर इसलिए लेते हैं कि जैसे नॉर्मली अगर आप रेक्टिफायर की, अगर सिंपली रेक्टिफायर की अगर बात करें हमारे डेली टू डे लाइफ में, तो वो होता है फ़ोन का चार्जर, है ना। तो फ़ोन के चार्जर में क्या है, हम इनपुट जो देते हैं वो कितने देते हैं? 220 वोल्ट AC। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कितनी है? 220 वोल्ट RMS वैल्यू में लिख रहा हूँ। फिर हम क्या करते हैं, जब अगर आप उस इन आउटपुट की बात करते हैं उस चार्जर से, तो उस पर लिखा होता है। तो आप जब अगर आउटपुट की बात करेंगे तो आप कितने करीब करीब 5 से 10 वोल्ट के आसपास, है ना, इसी रेंज में होता है, या 1 से 5, 5 से 10 ऐसी वोल्टेज में हम लेते हैं। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, पहले तो उस वोल्टेज को डाउन करता है। ठीक है, यहाँ अल्टरनेटिंग है, यहाँ पर भी क्या रहेगी? अल्टरनेटिंग। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि अगर आपको वोल्टेज कम चाहिए जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम यहाँ लगाते हैं क्या? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या है? सिंपली डायोड। रेक्टिफायर किसका काम करता है? रेक्टिफायर जो है उसका काम कौन करता है? जो हमारा डायोड है वही काम। क्योंकि हमने देखा क्लिपर क्लैम्पिंग के अंदर क्या हुआ कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डायोड है वो उस करंट को कंप्लीट पास होने देता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना मानते हैं? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानते हैं, यानी कि ओपन सर्किट मानते हैं। ठीक है, आइडियली केस की बात करें। उसके बाद हम लगाते हैं फिल्टर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास? फिल्टर। फिल्टर के बाद आता है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। और फाइनली जो हमें यहाँ मिलती है आउटपुट, ये क्या होती है? DC। ठीक है, ऐसे इनपुट था और फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा? हमें DC मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जीनर डायोड। ठीक है, ये स्पेशल केस है। जीनर डायोड को जब मैं ये रेक्टिफिकेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद अलग से आपको जीनर डायोड पढ़ाऊंगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। और ये जीनर डायोड जो है इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, ईजी होता है लेकिन मैक्सिमम लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कंसेप्ट जो है वो उसका क्लियर नहीं होता, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है हमारे पास ये टॉपिक रहेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है सबसे वो कौन सा? ये रेक्टिफिकेशन वाला। ठीक है, फिल्टर जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। फिल्टर के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो ऐसा क्वेश्चन फिल्टर का मैंने अभी तक एग्जाम में देखा नहीं है, ना आपको दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चलती है आगे जब उसको सॉल्व करते हैं। फिल्टर के अंदर जो है तो उसमें जो रिपल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो सारी चीज़ें, तो उसमें जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो हमारे पास नॉर्मली अभी जो हम जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है ये पे, इस पे और जीनर डायोड पे। ठीक है, इसका पूरा एक अलग से वीडियो रहेगा और इसमें मुझे लगता है कम से कम या तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 वीडियो आराम से इसमें लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास रेक्टिफायर में तो एक जो चार्जर होता है आपका, उस चार्जर के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपके पास रखी है वो सारी की सारी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, पहला कौन सा है? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, जो कंप्लीट पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है उसे फुल वेव, और आधी वेव को जो करता है उसे क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, कैसा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर? तो डायरेक्ट मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखो, आप मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से पहले से पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। मैं सीधा सीधा अपने पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक ट्रांसफार्मर होगा, ये ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ जो आप वोल्टेज दे रहे हैं ये कौन सी दे रहे हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिंग जो है वोल्टेज आप यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, और इस वोल्टेज को मैं कह देता हूँ Vin। ठीक है, VI कह देते हैं। देन उसके बाद में क्या होगा? यहाँ जो वोल्टेज आपको मिलेगी यहाँ पे, है ना, या इस पे जो वोल्टेज होगी उसे Vp कह देता हूँ, क्योंकि प्राइमरी कॉइल पे कुछ वोल्टेज होगी, क्या होगी यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका भी होगा ना प्राइमरी कॉइल का, तो कुछ वोल्टेज क्या होगी? ड्रॉप हो जाएगी, आगे आपको वोल्टेज मिल जाएगी। यहाँ जो वोल्टेज आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? Vs वोल्टेज मिलेगी, यानी कि सेकेंडरी कॉइल पे। अब आप क्या करते हैं, यहाँ एक डायोड को
कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस। इस पे जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपका वी आउटपुट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन के बाद में जो ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, वी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, आ गया समझ में यहाँ तक। ये आपके पास टोटल मिला के जो है, ये हमारे पास डायोड को मैं डी से देता हूँ, आर एल हो गया, ये वी एस हो गया। जो वी एस और इसमें क्या रिलेशन होता है वी पी में, तो आपको पता है ई वी पी अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन एन एस, ठीक है। तो वी एस इक्वल टू क्या हो गया, वी एस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसको इस तरह भेज दीजिए, तो एन पी अपॉन एन एस इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी पी। ये हमारे पास क्या मिल जाएगी इक्वेशन, किसकी, जो हमारा वोल्टेज है जो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा, जो कि इसके अंदर जा रहा है, किसके, जो हमारा डायोड है या रेक्टिफायर है उसके अंदर जाने वाली जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी ट्रांसफार्मर वाली इक्वेशन से, ठीक है। चलिए, तो ये वोल्टेज जो है मुझे यहाँ मिल रही है, कितनी मिल रही है, इस वाली इक्वेशन के इक्वल मिल रही है, ठीक है। इस पूरी को, ये जो पूरा मैंने लिखा है, इसको मैं क्या कहता हूँ, ई एम कह देता हूँ, क्योंकि ई एम नॉर्मली आप जो भी बुक देखेंगे उस बुक के अंदर आपको जो नोटेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ई एम नोटेशन मिलेगा, ठीक है। और इस ई एम का मतलब क्या है, इस ई एम का मतलब ये है कि, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, आप रखवा दो मैं गिन लूँगा, मैं लंच के बाद गिन लूँगा इसमें, है ना। तो जो आपको ई एम मिलेगा वो ई एम क्या है, ई एम का मतलब है ये है आपके पास इसकी कह सकते हैं पीक वैल्यू, ठीक है। क्या है इसकी पीक वैल्यू। नॉर्मली आप जब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होता है, वी आई इक्वल टू जो भी इसकी पीक वैल्यू होगी वी, ठीक है, उसको मैं आउटपुट मैंने मान ले लिया, वी डैश कर देते हैं, और ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी। सिमिलरली जब आप ई डिफाइन करेंगे, कौन सा, ये वाला, तो ये ई क्या होगा, ई जो होगा वो होगा ई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि आपके पास करंट कैसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट कैसी होगी, इस तरह की होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ जो वोल्टेज मिल रही है, जिसे मैं वी एस कह रहा हूँ, ये क्या है, वी एस इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी जो है, इसको आप मान के चलिए, और आपको मैक्सिमम यही वोल्टेज जो है आपको गिवन होगी, ये वोल्टेज नहीं होगी, है ना। नॉर्मली अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसी वोल्टेज पे पूछा जाता है, और फोकस हमारा किस पे रहेगा, इस वोल्टेज पे फोकस, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, अगर इसमें देखते हैं तो आप देखिए कि अब ये है कौन सी, अल्टरनेटिव करंट है। तो अल्टरनेटिव करंट है, इसका मतलब आपने ये जो करंट इसमें दी है वो इस तरह की है, ठीक है। ये कौन सी है, वी एस है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये क्या है, इसका नेगेटिव साइकिल है। जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ होगा तो डायोड किस में होगा, तो यहाँ डायोड जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस रेजिस्टेंस पे आपको ये जो करंट है वो एग्जिटिव मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम वोल्टेज आपको कहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ डायोड कौन सा होगा, ये रिवर्स बायस में होगा। तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस कितना मानते हैं हम, इनफाइनाइट, तो कुल मिला के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे जाएंगे तो अगली साइकिल में ये मिल जाएगा, फिर अगले साइकिल में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास क्या है, ये जो वी आउटपुट कह रहा हूँ वो आपको इस तरह की मिलेगी। तो इसने क्या किया, इस डायोड ने जो है इसकी हाफ वेव जो थी उसको रेक्टिफाई क्या कर दिया, पॉजिटिव वेव ला दिया, बाकी सब क्या हो गया, नेगेटिव वाले को वहाँ से क्लिप कर दिया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफाई। जब आप फुल वेव पढ़ेंगे तो क्या होगा, इस वाले को ये ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या पूरी वेव जो है उसका हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इस वाली जो इसका पॉजिटिव साइकिल है उसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है। अगर यहाँ डायोड लगा होता तो क्या होता, नेगेटिव वाले का हो जाता। तो इसका मतलब हाफ जो वेव रेक्टिफायर है उसमें सिंगल डायोड होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये वेव फॉर्म आपको आती है बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर आते हैं कि जब आपको ये वेव मिल रही है ना, तो आउटपुट वेव कैसी मिल रही है, वी आउटपुट जो आपको मिल रही है वो इस तरह की मिल रही है। ये पूरा जो साइकिल है इसमें ये T/2, ये T और ये 0, ठीक है, ये इस तरह से है। और इसकी वेव कौन सी है, वेव वही है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा कि ई एम है ना, हाँ ये है ई एम साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, ये है 0 से T/2 तक, ठीक है। ग्रेटर देन और इसको इक्वल कर देते या इसके बीच में कर देते हैं। फिर उसके बाद में 0 मिलेगी कहाँ से कहाँ तक, T/2 से लेके और T तक कितनी, 0। तो इसका फंक्शन कैसा हो गया, वी आउटपुट का फंक्शन ऐसा हो गया, ठीक है, कि यहाँ तो साइन ओमेगा टी की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है, 0 कर रहा है T/2 के बाद, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे अब यहाँ से क्या निकालनी है,
करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, करंट फाइंड आउट, क्योंकि करंट से फिर हम वोल्टेज में चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, करंट है। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए जो मैं आई लिखूंगा, वो आई क्या होगा, आई जो है सिंपली मेरे पास वो हो जाएगा वी एस, करंट कितनी फ्लो करेगी, वी एस। अब क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है उसे मैं आर एस कह देता हूँ। कोइल है ना भाई, तो कोइल बनी है, तो कोइल किससे बनी है, वायर से बनी है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर एस। डायोड का रेजिस्टेंस किस में चल रहा है, फॉरवर्ड बाइस में। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में था उस केस की बात है, तो डायोड का फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस आर एफ हो गया, प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर एल है। तो करंट कितनी फ्लो करेगी, किरचॉफ लॉ से ये करंट फ्लो करेगी। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर इसको इस तरह से भी लिखा होगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल। ठीक है, अब इस आर को क्या कहा है, आर को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका वो कौन सा, एक तो ये रेजिस्टेंस और एक ये फॉरवर्ड वाला रेजिस्टेंस, यानी कि इसका और इसका जो रेजिस्टेंस मिलके वो क्या बनेगा, आर बन रहा है, जो इसके अंदर ऑलरेडी सर्किट में। ठीक है, चलिए, और ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन आपको वहाँ पे गिवन होगी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी ये ई एम अपॉन आर प्लस आर एन, ये क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, फिक्स है, आपने फिक्स कर दिया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू बोल देता हूँ इसकी। ये क्या है, आई एम है, तो जो करंट आपकी आई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, जैसे वोल्टेज क्या था, ई एम साइन ओमेगा टी, वैसे ही करंट क्या हो गई, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये मैं देता हूँ, ये क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, आई एम साइन ओमेगा टी। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो आई एम है वो किसके बराबर है, वो है ई एम अपॉन आर प्लस आर एस के। ठीक है, तो करंट जो होगी उसका फंक्शन फिर से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी, 0 से टी, टी बाई 2, और 0 हो जाएगा कहाँ पे, टी बाई 2 से टी के बीच। हो गया। अब यहाँ से अब आपको सबसे पहले जो चीज़ें दिमाग में रखनी है, ये कब काम आएगा, ये सारी की सारी जो मैंने अभी थ्योरेटिकल पोर्शन बताई, ये आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन करोगे उसमें काम आएगा। जब आपको ये रेजिस्टेंस गिवन होंगे उस केस में आपको ये फाइंड आउट, ऐसा मैंने उल्टा लिख दिया, आर प्लस एल है ना, आर प्लस आर एल। ठीक है, और आर के अंदर क्या है, आर एस, यानी कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है, फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस जो है। ठीक है, फर्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे, जिसे कहेंगे हम डीसी करंट, या फिर इसे कहते हैं एवरेज करंट। ठीक है, कि जब हम रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आउटपुट जो मिलती है उस आउटपुट करंट, जो आउटपुट करंट है उस आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, और जो एवरेज निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। ठीक है, एवरेज को क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। डीसी कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू, एवरेज कैसे लेते हो, एवरेज लेते हैं हम 1 अपॉन टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में एवरेज लेंगे। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टी नहीं लिख के क्या लिख सकता हूँ, एवरेज लेते हैं 0 टू टी आई डी टी अपॉन 0 टू टी डी टी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन टी बनेगा। ठीक है, तो ये बना 1 अपॉन टी 0 टू टी आई डी टी। ठीक है, फिर से आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन टी 0 से, क्योंकि टी बाई 2 तक क्या है, टी बाई 2 तक है हमारे पास आई एम साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, टी बाई 2 टू टी 0 डी टी, तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो जो आई, अच्छा एवरेज लिख देता हूँ इसको, आई एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा डीसी भी कर सकते हैं, तो आई डीसी, तो आई डीसी जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई डीसी हो जाएगा 1 अपॉन टी 0 से टी। ठीक है, अब ये जो है आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है, करके देखना इसका आंसर कितना आता है। कैसे करोगे, साइन को जो है पहले किस में कन्वर्ट करोगे, 2 थीटा, क्योंकि इसमें है ना, अच्छा साइन का डायरेक्ट हो जाएगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे किस में हो जाएगा, कोस के अंदर, वो भी माइनस है ना, तो माइनस कोस करोगे माइनस, चलो कर देता हूँ, तो इसका इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल क्या मिलेगा इसका, वो तो 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या मिलेगा, आई एम तो आ गया बाहर, ठीक है, उसका इंटीग्रल क्या मिलेगा, माइनस कोस ओमेगा टी, इंटीग्रल में ओमेगा क्या आता है, डिवाइड में, ठीक है, लिमिट 0 से टी बाई 2, अब 0 से टी बाई 2 है तो माइनस साइन है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपॉन टी। ठीक है, यहाँ से अब इसको ऊपर नीचे कर दे तो ऊपर वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट पहले कर देता हूँ, ऊपर वाली बाद में कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ओमेगा को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो कोस 0 माइनस कोस ओमेगा टी बाई 2, और ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 पाई अपॉन टी के।
किसके बराबर होता है 2π/t, ठीक है। तो IDC आप इसको सोल्व करके देख लेना, इसकी वैल्यू आप जब रखेंगे तो ओमेगा T/2 किसके बराबर होगा 2π/t इंटू T/2, T से T कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 2π/t, 2 से 2 कैंसिल, हाँ T से T कैंसिल, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/t, ओमेगा आ रहा है यहाँ पे, ये ओमेगा टी, तो आप रखोगे T/2, तो T/2 रखने पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, आपसे आप कैंसिल, T से T पाई, और यहाँ कितना मिलेगा 1। एक सेकेंड है ना, इसमें कुछ समस्या है क्या? कोस पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इधर से कैंसिल आउट होगा। हाँ ठीक है, सही तो है, सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये -1 है ना, यहाँ से क्या मिलेगी आपको वैल्यू पाई मिलेगा, यहाँ पाई रखोगे तो पाई कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो गया, ये मिल जाएगा आपको 2, तो ये मिलेगा Im/, अच्छा उधर कर दूँ क्या, आप इसको सोल्व कर लेना, ये और ये t ये किसके बराबर होगा, आप देखिए ओमेगा t किसके बराबर होगा 2π के बराबर होगा, ओमेगा t किसके बराबर होगा 2π के बराबर होगा। जब ये 2π के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2π, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिलेगा Im/π, कितना मिल जाएगा, ये Im/π जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको किसकी, ये IDC की, YDC की कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी Im/2π इंटू उधर से कितना आ रहा है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिल गया Im/π, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि जो IDC मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा Im/π मिलेगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी है। सिमिलरली अगर आप इसका दूसरा पोर्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बोर्ड की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका काम अपने हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सेकंड जो पोर्शन होगा इसका वो है RMS वैल्यू, ठीक है, जिसे AC भी कहते हैं ना, AC करंट, या फिर इसको कह सकते हैं RMS वैल्यू, ठीक है। तो RMS वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो IRMS जो है वो क्या होता है I² है ना, वही एवरेज लेना है ना, I² 0 से T dt/0 to T dt टू द पावर 1/2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फिर से आप क्या करेंगे, ये तो 1/t तो बाहर चलेगा ही सही, ठीक है, 1/t तो है, इसका क्या आ जाएगा 1/t I² का मतलब हो गया 1T/2, इतना कितना आ रहा है Im² sin² ओमेगा t dt प्लस T/2 टू T और 0 dt टू द पावर 1/2 है ना, होल पावर। तो ये यहाँ पे क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट 1/t, ठीक है, इसका वो 0 हो गया, इसका सोल्यूशन करना है, इसका सोल्यूशन करो, कैसे करोगे, अब देखिए I² जो है वो आपके इसमें बाहर आ जाएगा, तो ये Im² जो है वो बाहर आ गया, तो इसको Im ही कर देते हैं, क्योंकि देखो ये जो है स्क्वायर आएगा किधर बाहर, इसकी पावर में कितना है, तो ये बाहर आएगा तो किससे बन जाएगा, अच्छा पूरे का पावर है ना, तो Im² ही कर दीजिए, ठीक है, ये पूरी पावर में है, तो ये हो जाएगा Im²/t। उसके बाद यहाँ से देखिए अंदर क्या बचेगा, ओनली 0 to T/2, ये जो है sin², तो sin² का हम नहीं कर सकते इंटीग्रल, हम किसका कर सकते हैं थीटा में कर सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे, sin² को थीटा में बदलेंगे, तो किस में बदलेंगे कोस थीटा में, ठीक है, तो कोस किस में बदल जाएगा 2 थीटा में बदल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 1 - cos 2 ओमेगा t और 1/2 डिवाइड में क्या जाएगा 1/2 dt, और पावर कितनी है, क्योंकि इसको हम पूरा सोल्व कर रहे हैं ना, हाँ पूरे की पावर है तो कितनी है 1/2 है पूरे की पावर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर लेना, फिर से आपको बता रहा हूँ, आप खुद सॉल्यूशन कर लेना। इसकी जो वैल्यू आएगी आप पूरा जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगी Im/2, कितनी वैल्यू आएगी
2 ये आप घर पे करके लाएंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर चुके हैं और मुझे पता है आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप वैल्यू रखेंगे 1/2, क्योंकि अल्टीमेटली इसका कोई नंबर नहीं, नंबर किसके हैं, इसके आपको याद होना चाहिए ये नंबर है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, ये जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, Im/2, ठीक है। तो फिर अगली वैल्यू क्या हो गई, जिसे मैं RMS कहूँगा, वो हो जाएगी Im/2, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो दोनों वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो IDC या फिर जिसे आई एवरेज कह रहा हूँ वो मुझे मिला Im/π, और जो IAC जिसको मैं कह सकता हूँ IRMS, वो RMS कितना मिला, Im/2, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हाफ वेव रेक्टिफायर को आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए EDC निकालना चाहते हैं कि DC कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, Em/π, ठीक है, कितना हो जाएगा, Em/π। ऐसे ही उसमें जाएंगे VDC, तो VDC कितना हो जाएगा, आपको पता है उस चीज़ के प्रति, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से करंट एंड वोल्टेज मिल जाएगी। अगर आपको गिवन है, ये कौन सी है, अगर आपको वहाँ की वैल्यू गिवन है उसकी बात है, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो बात दूसरी, फिर अपन क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, और नॉर्मली जो है आपको इसी दो से आपका क्या होगा, काम पड़ने वाला है। इन दो करंट जो है उसको आपको पूछ जाती है कई बार कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। इससे आगे हम चलेंगे कि अब जो आपने ये अल्टरनेटिंग करंट जो फाइंड आउट करी है ना, ये दोनों जो अल्टरनेटिंग करंट आपने फाइंड आउट करी है, ये अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कह सकते हैं कि उसमें अल्टीमेटली हमारे पास क्या DC बदलना था। अब क्या ये DC दिख रही है, क्या आपको मिलनी कैसी चाहिए, ये होगी हमारी DC, ठीक है। DC कैसी होनी चाहिए, इस तरह की DC होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये DC दिखने का नहीं, इसमें क्या सिर्फ इससे नेगेटिव पार्ट हुआ, यानी कि इस नेगेटिव पार्ट को हटा दिया, लेकिन फ्लक्चुएशन अभी भी इसमें है। ये क्या है, वेरिंग DC है, जो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ये पोलरिटी चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या है, वेरिंग DC है। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर DC के साथ साथ AC का भी पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। क्या है, DC के साथ साथ क्या है, AC का पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। भाई कंप्लीट अगर DC में कन्वर्ट कर देता, ऐसे बना देता, तो एफिशिएंसी क्या होती, 100%, लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% नहीं, इसमें DC के साथ साथ AC का भी पार्ट है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि DC कितनी बनाई। तो DC/AC अगर हम करते हैं, उसको अगर परसेंटेज में निकालना भी, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या मिल जाएगी अपने पास, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और एफिशिएंसी हमेशा किससे नापी जाती है, एफिशिएंसी हमेशा नापी जाती है पावर से, ठीक है। तो इसका थर्ड जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वो लिख देता हूं मैं, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है, कि रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एफिशिएंसी हमेशा किससे नापते हैं, नीटा से, और नीटा क्या होगा, PDC/PAC, ठीक है, क्या होगा, PDC/PAC होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए, तो PDC क्या होगी और PAC क्या होगी। दूसरा, परसेंटेज में निकालने तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में देगा, परसेंटेज में वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करनी है, PDC फाइंड आउट करनी है ना, PDC। अब आप देखिए, जब मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसके अंदर तो क्या हो रहा था, डायोड के बाद, ये डायोड था ना, इधर से अलग जो डायग्राम बन रहा हुआ, डायोड के बाद यहाँ क्या था, RL था, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ जो वोल्टेज आ रही है वो कैसी आ रही है, और इसके बाद जब आउटपुट निकल रहा है तो कैसा निकल रहा है, इस तरह का। तो इसका मतलब इसमें तो फुल AC वाला है, इसमें कोई DC के पोर्शन नहीं है। DC का पोर्शन किसमें, इसमें है। तो इसका मतलब ये किससे फ्लो कर रही है, RL से। तो इसका मतलब यहाँ ये जो वोल्ट करंट है वो यहाँ पे है ना, एवरेज करंट है ना, हमारी जो एवरेज करंट है जिसको DC करंट कह रहे हैं, वो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, PDC, ठीक है। तो PDC क्या हो जाएगा, सिंपली वो हो जाएगा हमारे पास IDC इंटू RL, ठीक है, स्क्वायर इंटू RL, है ना। I²R क्या होता है, पावर होती है, ठीक है। पावर के अंदर मुझे DC चाहिए, तो DC कहाँ मिल रहा है मुझे, इसके बाद मिल रहा है DC। तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर DC कहाँ फ्लो कर रही है, RL में से फ्लो कर रही है, वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए, तो अब अगर मान लीजिए मुझे इसमें इसको कवर करना उसके अंदर किसमें, वोल्टेज वाली फॉर्म में, तो वोल्टेज वाली फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसको, तो आप देखिए,
आई एम कितना था, सॉरी ये कितना है, आई एम अपॉन 2, ये कितना आया था, सॉरी आई एम अपॉन पाई, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल हो जाएगा। आई एम कितना था, तो आप देखिए आई एम जब मैंने निकाला तो हमने कहा था कि आई एम है वो है ई एम और उसका रेजिस्टेंस कौन सा, 2 आर प्लस आर एल, ये था भाई। आई एम जब मैंने आपको डिफाइन किया था यहाँ पे ई एम में आई एम में रिलेशन क्या बताया था कि ये जो है ये रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो वैल्यू आप क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए। तो जैसे आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है और साथ में बाहर आ रहा पाई स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी, आपके पी डी सी की बन जाएगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलिए। नेक्स्ट क्या है, पी ए सी चाहिए, तो ए सी कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए ए सी किस में से फ्लो हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किस में से फ्लो हो रही है, तो वो आप देखिए। तो अल्टरनेटिंग करंट किस में से फ्लो हो रही है, तो आप यहाँ से देखो, अभी मैंने थोड़ी देर वापस बता दें क्या उसको, ये यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट किधर से आ रही है, यहाँ जो हमारा ये ट्रांसफार्मर था उसमें से आ रही है ना। यहाँ से जो करंट आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, एसी आ रही है। तो वो ट्रांसफार्मर में भी जा रही है, डायोड में से भी निकल रही है और रेजिस्टेंस में से भी निकल रही है, ठीक है, तीनों में से निकल रही है। क्योंकि यहाँ निकलने वाली में क्या है, एसी प्लस डीसी दोनों का पार्ट है, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें से जा रही है, ट्रांसफार्मर से भी जा रही है, इससे भी जा रही है, इससे भी जा रही है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग ऐसी करंट है वो किसमें से जा रही है, वो जा रही है हमारे पास, इसको लिखूंगा मैं आई आर एम एस या आई ए सी का, चलो आई ए सी लिख देता हूँ। तो आई ए सी का स्क्वायर किससे जा रही है, ये आर प्लस आर एल में से पूरे में से निकल रही है, तो इसमें क्या जाएगा, आर प्लस आर एल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर है, तो ये है आई एम स्क्वायर अपॉन 2, तो उसका क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, आर प्लस आर एल। फिर आई एम किसके बराबर है, तो आई एम इसके बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कि ई एम अपॉन 4 आर प्लस आर एल, एम अपॉन 4 आर प्लस आर एल, ठीक है, इसका स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर एल आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास इसमें रख दीजिए, तो नीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, डीसी, डीसी कितना है, तो डीसी है ई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर एल डिवाइडेड बाय उधर से वापिस ई एम स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा ऊपर तो आपके कि आर एल अपॉन, ठीक है, आर प्लस आर एल रजिस्टेंस में सब ये बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर, क्या बचेगा, 4 अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये आपको क्या बन जाएगा, वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर, और जब इसको आप सोल्व करेंगे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ये जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ये है करीब करीब 40 ये मिलेगी आप, अच्छा 100 भी था ना, हाँ मल्टीप्लाई में 100 भी चल रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कितना चलेगा, 100 भी चलेगा, तो ये मिलेगा आपको 40.6 ये ना 40.6, हाँ 40.6%, ठीक है। तो इस आर एल को डिवाइड में कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन आर एल, ये इसकी एफिशिएंसी होती है, ये क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब आते हैं किसके अंदर, एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी के बाद नेक्स्ट बचता है वो बता है रिपल फैक्टर, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछेंगे तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। मैं अभी एक साथ सारा आपको लिखवाऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है रिपल फैक्टर। फोर्थ में है रिपल फैक्टर, उर्मिका गुणांक। रिपल को क्या बोलते हैं, उर्मिका। और उर्मिका का मतलब क्या है, उर्मिका का मतलब है कि जो आप करंट या वोल्टेज बाहर आपको डायोड के बाद मिल रही है रेक्टिफिकेशन होने के बाद, उसके अंदर अल्टरनेटिंग का पार्ट कितना है। डीसी में क्या था कि इससे पहले में क्या था, डीसी का पार्ट कितना, अब इसका उल्टा हो गया कि इसमें है अल्टरनेटिंग जो है उसका पार्ट कितना है। तो रिपल फैक्टर को हम देखेंगे करंट से, है ना, उसमें पावर से नहीं है, उसमें क्या है करंट से ना। तो करंट के अंदर कि एसी अपॉन डीसी कितना है, ठीक है, क्या है एसी अपॉन डीसी जो है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक चीज़ हम और यूज़ करने वाले हैं, और वो चीज़ क्या है कि
कुल जो शक्ति होती है, कुल जो शक्ति यानी कि टोटल जो पावर होती है, टोटल पावर किस में आ रही है? क्योंकि देखो मैंने आपको जो पढ़ाया था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जब मैंने आपको कहा था कि आरएमएस जो होती है वो क्या होती है? डीसी इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, आरएमएस क्या है? डीसी इक्विवेलेंट है। तो टोटल जो पावर आपको आउटपुट में मिलने वाली है, टोटल पावर क्या है आपको जो आउटपुट में मिलने वाली है वो क्या है आपकी? वो है आई स्क्वायर आर एम एस आर एल। ठीक है, वहाँ पे मिलने वाली आई स्क्वायर आर। अब ये किस में? इस पोर्शन के अंदर डीसी भी है एसी भी है, क्योंकि कैसी मिल रही है? इस तरह की। तो इसका मतलब इसमें डीसी भी है एसी भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये होगी आई स्क्वायर ए सी आर एल प्लस आई स्क्वायर डी सी आर एल। ठीक है, आई स्क्वायर आर एम एस जो है वो क्या आपकी? वो दोनों मिक्सचर है। ठीक है, ए सी डी सी में क्या है कि उस वाली में जब आप जाओगे तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो किसके बराबर? इसके इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आर एल अगर मिटा देते हो तो क्या मिलेगा? आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई ए सी प्लस आई डी सी। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो रूट लेने पे क्या मिल जाएगा? आई आर एम एस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर का रूट। ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर का रूट, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा, अच्छा ये करने की हमें क्या चाहिए? ए सी अपॉन डी सी चाहिए, सॉरी, तो उसका उल्टा करिए, है ना। ऐसा क्या करते हैं? उल्टा करते हैं कि दूसरी तरफ क्या ले लेते हैं? ए सी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ए सी अपॉन डी सी चाहिए ना, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ए सी इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट ले लीजिए, तो रूट लेने पर आपको क्या मिल जाएगा? ए सी इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस डी सी टू द पावर 1/2। अब मुझे क्या चाहिए? ए सी अपॉन डी सी, तो कर लीजिए, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन डी सी, डी सी से डिवाइड कर दीजिए, तो डी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई मुझे। तो ये क्या है मेरे पास? ये है रिपल फैक्टर की इक्वेशन। ये क्या है मेरे पास? रिपल फैक्टर की इक्वेशन। आगे सोल्व करिए इसको रिपल फैक्टर की इक्वेशन में। तो R इज इक्वल टू आई आर एम एस और आई डी सी, ये दोनों आपके पास है क्या वैल्यू? हाँ, हमने निकाली है। आई आर एम एस और आई डी सी की जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, आई आर एम एस कितनी निकाली थी? आई एम अपॉन 2। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी सी कितनी निकाली थी? आई एम अपॉन पाई, तो आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लीजिए आगे। आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब पाई स्क्वायर माइनस 4, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू जो मिलने वाली है 1.21। कितनी मिलेगी? 1.21। और अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 121%। क्या होगा? 121%। अब आप देखिए कि ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट का जो पार्ट है वो कितना है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट कितना है कि अगर मान लीजिए 221 है ना, अगर 221 जो है वो आपके पास क्या है? टोटल पोर्शन है उस करंट का। ठीक है, तो 221 में से 121 तो क्या है? एसी है, और 100 कितना है? डीसी है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसका मतलब एसी का पोर्शन जब आप हाफ वेव रेक्टिफाई करते हैं तो डीसी से भी ज्यादा रहा है ना, डीसी से क्या रहा है? ज्यादा पोर्शन है इसमें एसी का। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉर्मली आपके हाफ वेव रेक्टिफायर है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव रेक्टिफायर नहीं होता है। ठीक है, इतना ज्यादा इफेक्टिव रेक्टिफायर जो है वो नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने जो पढ़ी है वो मैं एक बार सारी की सारी चीजें लिख देता हूँ, क्या क्या हमने इसमें वैल्यू फाइंड आउट करी है ना। ठीक है, पहली वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी? हाफ वेव रेक्टिफायर में आई डीसी या आई एवरेज कितनी आई थी? आई एम अपॉन पाई। ठीक है, और आई एम क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आर प्लस आर एम। ठीक है, और इस आर में क्या है? आर में जो है आपके पास एक तो इस कोइल का रेजिस्टेंस प्लस जो आपका डायोड है उसका फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूसरे नंबर पे हमने लिखा था आई आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस कितना निकाला था? वो निकाला था आई एम अपॉन 2। ठीक है, तीसरी जो वैल्यू है वो हमने क्या फाइंड आउट करी थी? तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करी थी एफिशिएंसी, नीटा कितना आया था? 40.61 प्लस आर अपॉन आर एल। ठीक है, परसेंटेज के अंदर।
चौथी चीज़ क्या फाइंड आउट करिए, रिपल फैक्टर। कितना आया था रिपल फैक्टर? 1.21। परसेंटेज में देखेंगे तो 121%। तीन चीज़ हमने फाइंड आउट किए और ये चार चीज़, सॉरी ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसके अंदर एक पांचवी चीज़ है, वो है पीवीआई, पीक इनवर्स, सॉरी पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। इसे क्या बोलते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज। अब पीक इनवर्स अब हिंदी में तो क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ हिंदी में क्या है इसका। पीक इनवर्स वोल्टेज, प्रतीप शिखर धारा, है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज को बोलते हैं प्रतीप शिखर धारा, ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा? पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है कि जब डायोड है वो अगर रिवर्स बाइस में है, उस टाइम उस डायोड के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है ना। डायोड जब क्या है? रिवर्स बाइस में है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये इस तरह से आपका सर्किट था, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है। जब रिवर्स बाइस होगा तो ये इस तरह से, है ना। तो रिवर्स बाइस होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो गया तो इसका मतलब क्या है? सारी की सारी वोल्टेज जो ड्रॉप है वो किस पे हो रही है? इस पे हो रही है। इस पे कितनी वोल्टेज हो रही है? यहाँ पे कितनी थी? मान लीजिए ईएम थी, है ना। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? ईएम है। तो इस पे भी ड्रॉप कितना होगा? ईएम है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप इस पे कितना जाएगा डायोड पे? वो भी ईएम जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि इस वाले केस में जो है वो कितनी होती है? ये ईएम होती है, ठीक है। तो पांचवा लिख लेना आप लोग कि रिवर्स बायस के अंदर जब हम डायोड पे करंट देखते हैं मैक्सिमम पावर वो कितनी जाती है? मैक्सिमम डायोड पे ईएम जाती है, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? क्योंकि देखो आप ओपन सर्किट है ना, तो इस पर कोई करंट वैसे फ्लो होगी नहीं, है ना। कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है? वो जितनी यहाँ वोल्टेज है वही आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है पीवीआई जो होता है इसका पीक इनवर्स वोल्टेज, इस केस में कितना होता है? वीएम के इक्वल होता है, ठीक है। इस पे फर्स्ट ग्रेड में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम, ऐसा लिखा था पीवीआई जो है वो इतनी है तो मैक्सिमम पावर, या फिर पता नहीं कुछ आरएमएस वैल्यू ऐसी कुछ पूछा गया था, ठीक है। और सब लोगों ने गड़बड़ कर दिया था। इस पीवीआई को क्या मान लिया था? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए था वो ना, तो वो 2 वीएम होता है। इस पीवीआई को उन्होंने पीआईवी को क्या मान लिया था? मैक्सिमम वैल्यू मान लिया था, उससे उसको इक्वेशन सोल्व कर दी थी। और सब लोग जो थे वो ये मान के चल रहे थे कि ये जो हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था? गलत ऑप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसके हाफ वेव रेक्टिफायर में तो इसके इक्वल आ रही है मैक्सिमम के, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जाओगे तो डबल होती है ये, ठीक है। वो कैसे होती है वो सर्किट सोल्व करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होती है? डबल होती है। तो आपको वहाँ पे वो चीज़ रखनी थी और देन उसके बाद सोल्व करना था। लेकिन नॉर्मली क्या है, जैसे पीवीआई दिया तो उसको आपने क्या मान लिया? मैक्सिमम मान के उसको सोल्व कर दिया था और वो वहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बच जाती है, मैंने छोड़ दी थी, कौन सी है? वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन है, वो भी एक इसमें टॉपिक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। कि वोल्टेज रेगुलेशन है वो कितना होगा? तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब आप इसमें लोड लगाते हैं, ठीक है, और लोड नहीं लगाते हैं, मतलब लोड जब लगाते हैं तो वोल्टेज क्या रहती है, लोड नहीं लगाते तो वोल्टेज क्या रहती है, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उससे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी भी इक्विपमेंट से जब जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई पे अगर आप रेजिस्टेंस या फिर लोड लगाते हैं तो उसकी वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा तो कितना हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये होता है कि वी आर जो है उसका फॉर्मूला होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज में निकालते हैं अपने। एनएल का मतलब क्या है? नो लोड, ठीक है। और एफएल का मतलब क्या है? फुल लोड, यानी कि विदाउट लोड वोल्टेज कितनी दे रहा है पावर सप्लाई, और जब लोड लगा देते हैं तो पावर सप्लाई कितनी जो सप्लाई है वो कितनी वोल्टेज दे रहा है, वो इनका जो है इस तरह से उनमें डिफरेंस डिवाइडेड बाय फुल लोड इंटू 100 कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास जो है वोल्टेज रेगुलेशन। नॉर्मली ये कितना आना चाहिए? 0, ठीक है। नॉर्मली कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। फुल लोड नो लोड जो वोल्टेज रेगुलेशन आप करते हैं तो ये वैल्यू आपको जो मिलेगी, अच्छा ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो फॉर्मूला है नॉर्मली। तो आपको क्वेश्चन जब दिया जाए तो क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी जाएगी, है ना। तो वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसमें रखेंगे और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और वैसे अगर आप इसको देखें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आर अपॉन आर एल पर डिपेंड करेगा, ठीक है।
वोल्टेज रेगुलेशन इस हाफ वेव रेक्टिफायर में किस पे डिपेंड करेगा, R/RL पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जब आप लोड नहीं लगाते हैं और जब आप लोड लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आपको VR मिलेगा। अच्छा, परसेंटेज में रहोगे तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, परसेंटेज में ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये आपको जो है वैल्यू मिलने वाली है इसके अंदर। ठीक है, चलिए कोई समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए, ये आप याद कर लेंगे। तो एक छठा इसमें क्या लिखेंगे आप, वोल्टेज रेगुलेशन, ये आपका 6 है वोल्टेज रेगुलेशन। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको फुल लोड और नो लोड देते हैं। और देखो कन्फ्यूजन क्या होगा वो भी बता देता हूँ। कन्फ्यूजन क्या होगा, ये नीचे वाले पे, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास लोड नहीं है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, लोड होगा तो वोल्टेज कम होगा, ये तो अपने को पता है। इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिए फुल लोड वाली जो चीज़ है वो नीचे आएगी। मैक्सिमम हम क्या करते हैं जब कन्फ्यूजन में होते हैं तो नो लोड वाले को यहाँ लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हमारी आदत ऐसी होती है कि हमारे पास इनिशियल में क्या है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फाइनल आपको क्या मिल रहा है उसको हम डिवाइड में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पे। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में भी सारी चीज़ें यही देखने वाले हैं। ये याद करनी है, मैंने आपको पहले कहा आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना। डेरिवेशन में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप अगर भूल जाते हो तो फटाफट इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको करवाया, बाकी डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। फुल वेव, हाँ अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं तो ज़रूर डेरिवेशन से मतलब है, तब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है ना। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, जो पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन करें। चलिए करवा देते हैं रेक्टिफिकेशन पूरी वेव का। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम या फिर सेतु ब्रिज, है ना, दोनों में से किसी एक का करेंगे। नॉर्मली सेंटर टेप का ही हम करते हैं। सेंटर टेप का मतलब क्या है, सेंटर में एक और इसका आपको कनेक्शन गिवन होगा। ये आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, फिर यहाँ से ये डायोड इस तरह से कनेक्शन। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज आप कहाँ देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे इस एंड के बीच में आउटपुट वोल्टेज देखने वाला। ठीक है, तो आप देखिए अब फिर से इसमें कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ पे वी इन आएगा, यहाँ आपको वी एस मिलेगा। वी एस आपके पास फिर से वही वी एस क्या हो जाएगा, वी एस जो होगा वो होगा ई एम साइन ओमेगा टी। फिर यहाँ से अगर आप आई डिनोट करते हो तो आई क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन आर प्लस आर एल। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आर प्लस आर एल। देन उसके बाद में साइन ओमेगा टी, इसको फिर से आप क्या कह देते हो, आई एम कह देते हो, तो साइन ओमेगा टी, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, वो पुराना वाला ही चलेगा, जैसा आपने जो पकड़ रखा है एक बार वही चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए इसमें होगा क्या, मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो किस तरह से होगा, ये हायर पोटेंशियल फिर जीरो पे, ये फिर जीरो, इस तरह से आपने चलेगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 मान लीजिए। तो डायोड D1 किस में रहेगा, डायोड D1 जो है फॉरवर्ड वाइज में रहेगा। इसका मतलब यहाँ से जो है करंट फ्लो कर जाएगी इस रेजिस्टेंस में से इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में से करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब आ जाइए नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो डायोड D2 है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये किसकी बात है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ये किसकी बात है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पे है, तो ये क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट कर जाएगा। इसमें क्या होगा, करंट इधर से फ्लो करेगी। दोनों ही केस में रेजिस्टेंस में से करंट किधर फ्लो कर रही है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो इसका जो वेव डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ये आपके पास मान लीजिए VS है जो सेकेंडरी कॉइल पे आपको मिल रही है वोल्टेज, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये VS सेकेंडरी कॉइल पे यहाँ मिल रही है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में से लोड में से करंट किधर जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी डायरेक्शन है, मान लीजिए ये है। तो अगली जो हाफ साइकिल है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी इधर से ही जा रही करंट। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करंट की नहीं हुई है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, कोई सा भी साइकिल हो उसको दोनों साइकिल में कैसे मिल रही है आपको, जो करंट है लोड में से वो क्या मिल रही है, हमेशा पॉजिटिव मिल रही है ना। उसका जो नेगेटिव वाला साइकिल है वो किस पे कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ क्या है, D1 जो है वो लिख देता हूँ मैं,
D1 है वो फॉरवर्ड बायस में है और D2 है वो किस में है, रिवर्स बायस में है। यहाँ जो आपका D1 है वो रिवर्स बायस में है और D2 जो है वो किस में है, फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या मिला, इसमें पहले वाले में क्या था, नेगेटिव वाली जो है वो यहाँ से कंप्लीट हट गई थी, इसलिए उसको क्या कह रहे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या है, पूरी की पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन किया, इसने पूरी की पूरी वेव को पॉजिटिव में बदल दिया है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब फिर से वही बात है, मैं आपको डायग्राम क्या बोलते हैं उसका, अगर इसके ये बना के देखूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। अच्छा, करंट की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। आई जो आपको मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, आई एम साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 to t/2 तक। ठीक है, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी t/2 से t। अब ये माइनस क्यों लगा दिया, तो आप देखिए ये साइन की वैल्यू, साइन की ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब ये तो एग्जैक्टली मिल रहा है साइन जैसा, लेकिन ये क्या मिल रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को माइनस से गुणा कर दूँ इस वेव को, तो ये वेव क्या होगी, ऊपर चला जाएगी। भाई ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस से करूँगा तो पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस से करूँगा पॉजिटिव, तो ये कैसी मिल जाएगी, जब इसको मैं गुणा करता हूँ नेगेटिव से तो क्या बन जाएगी, ये वाली मिल जाएगी। और मुझे वही चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, इसकी जो इक्वेशन है अगर मैं साइन में रखता तब तो क्या बनती है, ऐसी बनती। अब मुझे क्या लेना है, साइन नहीं लेना, मुझे माइनस साइन लेना, क्योंकि ऊपर ले जानी है इसको, तो क्या होगा माइनस से, तो इसका ग्राफ, इसका जो ये जो आउटपुट वाली वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी कि ऊपर वाली वेव तो साइन जैसी है, लेकिन नीचे वाली जो वेव है साइन वेव जैसी है, लेकिन क्या है, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब वो फंक्शन अगर लिखना आ गया तो उसके बाद आप सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं अभी, इसका मेरे पास कोई ज़्यादा काम है नहीं। चलिए फिर से क्या निकालेंगे, पहला ही केस, आपको क्या निकालनी है, DC निकालनी है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो आई एवरेज या आई DC निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, आई DC इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना है, 0 to t आई dt डिवाइडेड बाय 0 से t dt, इसे लिख देंगे 1/t। ठीक है, ये क्या आएगा, 1/t इंटीग्रल करेंगे तो इसका करेंगे तो 0 to t, अच्छा 0 से t के बाद में पहले आप 0 से t/2, वो क्या आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी विद माइनस साइन t/2 से t आई एम साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, ये dt है। इस पूरी को आप सॉल्यूशन करेंगे, मैं बार बार इंटीग्रल नहीं करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा कि ये जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ये मिलेगी, पहले कितनी थी, Im/π, अब ये क्या होगी, इसकी डबल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2Im/π, तो DC कितना मिलेगा, 2Im/π। ये आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू, इंटीग्रल आप करके देख लेना कितनी आएगी, वो उस पर नहीं जा रहा क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी RMS वैल्यू। ठीक है, मैं एक साथ लिख दूंगा बाद में याद रखने के लिए। अब निकालते हैं, इसकी सेकंड है RMS वैल्यू। ठीक है, चलिए तो नंबर 2 IRMS। ठीक है, तो IRMS क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले तो इंटीग्रल 0 to t स्क्वायर का करना है, तो I² dt डिवाइडेड बाय 0 to t dt 1/2, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/t, तो ये 1/t। ठीक है, इंटीग्रल 0 to t/2, इंटीग्रल 0 to t/2 कितना आ जाएगा, Im² साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, स्क्वायर करना ना इसका, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। फिर अब ये है ना, तो इसमें क्या है, प्लस, चलिए प्लस, फिर इसका स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस, तो t/2 से t चलेंगे, तो Im² साइन स्क्वायर ओमेगा t dt टू द पावर 1/2 जो ऊपर चल रही है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो फिर से मैं सीधा लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन आप कर लेना, किसमें होगा, cos 2 थीटा में बदलोगे, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2, उसको इक्वेशन रख में सोल्व करोगे, आप इंटीग्रल कर सकते हो। ठीक है, RMS वैल्यू इसकी मिलेगी, कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी Im/√2। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी, Im/√2, करके देख ला, सॉल्यूशन आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे आपके पास वैल्यू, तो Im/√2 किसकी आ गई, इसकी RMS वैल्यू आ गई है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसी से बस अब आगे सारी चीज़ें करने वाले हैं।
फुल वेव रेक्टिफायर में फर्स्ट आई डीसी जो मुझे मिली वो मिली 2Im/π, ठीक है। दूसरा आई RMS जो मिली वो कितनी मिल गई, Im/√2, ठीक है। अब इससे क्या निकालेंगे, वही वापस इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। निकालिए एफिशिएंसी, तो थर्ड नंबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला नीटा इज इक्वल टू किस में निकालेंगे, DC/AC, यानी कि उसमें DC का पार्ट कितना है परसेंटेज में देखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर से देखिए DC किस में फ्लो कर रही है, जाइए आप PDC, DC किस में फ्लो करेगी, DC करेगी जो डायोड से निकलने के बाद, डायोड से निकलने के बाद किस में जाती है, रेजिस्टेंस में, कौन से, लोड में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि IDC² RL हो जाएगा, ठीक है। तो IDC कितनी है, देखिए यहाँ पे ये वाली है ना, IDC कितनी है, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, करिए। तो 4Im/π², ठीक है, स्क्वायर में करेंगे तो 4Im²/π², ठीक है, इंटू RL। अब Im खुद किसके बराबर है, उस पर चलिए, Em²/π², उसके बाद R+RL का स्क्वायर इंटू RL, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये अपन ने देखा ही था, Em/R+RL होता ही है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आ जाए AC पे, AC किसके बराबर होगी, तो ये होगी RMS, या फिर इसको AC कह देता हूँ, AC² इंटू किसमें से फ्लो करेगी, R+RL में से फ्लो करेगी। AC कहाँ फ्लो कर रही है, उस R रेजिस्टेंस में से, क्योंकि डायोड से पहले भी तो AC है, तो AC उस दोनों में से फ्लो कर रही है, ठीक है। जब ये दोनों में से फ्लो कर रही है उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, है ना। RMS लिख सकते हैं इसको, SU का लिख सकते हैं, RMS लिख सकते हैं। तो RMS कितनी हो जाएगी, ये निकालिए अपन ने, Im²/2, ठीक है। फिर R+RL, उसके बाद Im² किसके बराबर है, Im है, इसके बराबर तो रख दीजिए। तो ये हो जाएगा Em²/2 तो ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा R+RL का होल स्क्वायर, R+RL इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो नीटा इज इक्वल टू, उधर से जाएंगे तो 4Em² इंटू RL/π² R+RL का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय दिस। तो Em²/2 R+RL² इंटू R+RL, ये पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, और कुछ नहीं होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। तो R+RL तो वहाँ से 4 यहाँ से मिलेगा, 2 ऊपर जाएगा तो 8/π² आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8/π²। ऊपर क्या मिला, 8/π²। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऊपर एक RL बचेगा, नीचे क्या बचेगा, R+RL बचेगा, ठीक है। RL को पूरा डिवाइड कर दीजिए तो 1/ ये आ जाएगा, और 8/π², 8/π² ये कितना मिलेगा, 81.2, कितना होगा ये, 81.2। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 100, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारा, 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 81.2, 1/R+R डिवाइडेड बाय RL, 1+R डिवाइडेड बाय RL। तो ये कितना हो गया परसेंटेज में, ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कोई समस्या, बड़ा सिंपल सा है। देखो, एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना कौन सी करंट कहाँ से फ्लो कर रही है, उसके बाद मुझे लगता है कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोई समस्या होनी चाहिए क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो आज के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये रेक्टिफायर मेरे हिसाब से फुल वेव वाला कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर हमें वोल्टेज रेगुलेशन, फिल्टर वगैरह थोड़े बहुत वो भी देखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं फुल वेव रेक्टिफायर पे, हमने भी फुल वेव रेक्टिफायर में इंपॉर्टेंट चीज़ ये दो है, ये दो जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फोकस रखना।
हाफ वेव में भी ये DC कितनी आती है, RMS कितनी आती है, फुल वेव में कितनी आती है, वो याद रखना है, ठीक है। अगर वो दिमाग में रहेगी तो अपने आप सारी इक्वेशन जो है वो सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कंसेप्ट है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कितनी पावर को कर, एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई एफिशिएंसी हमेशा पावर में देखी जाती है, इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे पावर लेते हैं। रिपल फैक्टर यानी कि हम करंट में देखते हैं कि रिपल करंट में आता है, कितना करंट आता है, इसके मतलब IRMS अपॉन ISC अपॉन IDC लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, उसका रीजन है। ऐसा नहीं कि हम इसको याद रखने की जरूरत नहीं, याद नहीं रखना, कंसेप्ट पे चलना, तो अपने आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। AC करंट है वो R + RL में फ्लो करेगी, DC जो है क्योंकि डायोड के बाद निकलती है, इसका मतलब किसमें फ्लो करेगी, सिर्फ RL में फ्लो करेगी, ये कंसेप्ट है, ठीक है। उससे चलोगे तो आप सारी चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अभी तक तो क्या है, हम सिर्फ ये याद ही करते थे, मैंने देखा है मैक्सिमम जितने भी टीचर्स हैं वो सिर्फ इसको याद कराते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न मैंने आपको कंप्लीटली बताया कि हमने इसमें ये क्यों लिया है, इसमें इससे मल्टीप्लाई क्यों किया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कंफर्म जो है वो आपको बता दी है। तो आपको रटना नहीं है, रटना क्या है, ये 2 चीज़ें, क्योंकि आप याद रख लोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि आप वहाँ एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलने वाला नहीं है कि आप इसको कर सको। लेकिन अगर आपने 4-5 बार इसको हाथ से निकाल लिया तो उसके बाद आपको एग्जाम में भी टाइम नहीं लगने वाला, 1 मिनट में आप ये सारी चीज़ें करके एक साथ रख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब ये कब करनी है, ये तब करनी जब आप कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। जब आप कन्फ्यूजन में हो, क्या वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी थोड़ा बहुत लग रहा है, तो सोल्व करके देखना, वरना आपको याद कर लेना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।